चलो भाई शुरू करेंगे फिर, ठीक है? अब शुरू कर दें। चलो भाई शुरू करते हैं, ठीक है? पूरव रहता है, पूरव। अमन अलावत एसएसटी की क्लास में आया था, इसमें नहीं आया। मैथ में भी आया था सर। अच्छा, मैथ में भी आया था। यस सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई फिर शुरू करते हैं, ठीक है? कल अमनदीप दीदी आपको चार्ज का थोड़ा इशू था ना, चार्ज का डाउट था। तो तुम में से कोई डिफाइन करना चाहेगा चार्ज को? माधव बता, चार्ज क्या होता है? Property of a body by virtue of which it show axis and efficiency of electron. वह हिंदी में भी समझा। उसको कभी बढ़ भी जाते और कभी घट भी जाते इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ठीक है। बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है, घट ठीक भी है। जाता है। चलो, अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। श्योर? यस सर। तमन्ना दीदी सही बता रहा है ये? सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। मैंने बोला अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, सॉरी मैंने आंसर बोल दिया शायद। मुझे ये बताओ, अगर किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो वो कौन सा चार्ज दिखाएगा? नेगेटिव। ठीक है। और डेफिशिएंसी हो जाए तो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। श्योर? यस ठीक है। सर। अमनदीप दीदी Yes, क्लियर sir. हुआ तो अमनदीप दीदी क्लियर हुआ तो बताओ। यस सर। मेरा आवाज साफ आ रहा है या पंखे का आवाज आ रहा है इसमें भाई? बच्चों, साफ आ रहा है सर। साफ आ रहा है? पंखा आवाज तो नहीं कर रहा? नो सर। चलो ठीक है। अभी सब जुड़ गए या कोई रहता है? पूरव रहता है सिर्फ, क्षितिज आ गया, ठीक है। क्या हरमीत भी आया था क्या आज? लक्ष्य नहीं लक्ष्य सर, हरमीत नहीं आया। हाँ, लक्ष्य लक्ष्य नहीं चला है। गया और हरमीत नहीं आया। लक्ष्य क्यों चला गया भाई? पता नहीं सर। चलो अच्छा ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आगे शुरू करें? ओके सर सर। पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन बता दो एक बार। हाँ दीदी फिर से बता रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस ही करना है आज हमने। ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है भाई? मैंने तुम्हें ये बताया था, एक सर्किट बना के बताया था, एक डायग्राम समझाया था। मैं डिफाइन भी लिखवाऊंगा उसको प्रॉपर। डिफाइन हमने कल लिखी नहीं थी, मोटा मोटा बात हुआ था। मान लो मेरे पास एक ट्यूब है, मैंने उसको ऐसे सीधा रखा हुआ, उसमें पानी भरा हुआ है। क्या पानी गिरेगा किसी साइड? नो सर। नहीं गिरेगा। लेकिन मैं अगर इसको टेढ़ा कर देता हूं तो गिर जाएगा। तो गिर जाएगा। क्यों? ये किस पे आ गया? ये हायर लो पोटेंशियल। कंसंट्रेशन पे, ये हाइपो को। और ये किस पे होगा? लोअर पोटेंशियल पे। तो वाटर मूव करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। वाटर किधर मूव करेगा भाई? हायर हायर टू पोटेंशियल लोअर। टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल। ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, इसी तरीके से जैसे वाटर मूव कर रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो बैटरी अपने पास सेम काम करती है। बैटरी का काम होता है चार्ज को मूव कराना। किसको मूव कराना भाई? चार्ज को। लक्ष्य वहीं आके गलत पिटेगा। बना दिया सर। लेट के नहीं पढ़ना, आराम से बैठ जा चेयर उसको पे। तो फोन आया था सर उसका, लक्ष्य का। क्या कह रहा था? रिकॉर्डिंग करके भेज दियो। अच्छा ठीक है।
तो मना कर देना उसको। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। किधर मूव करेगा भाई? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लाइव क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ सकते हो यार, इसमें तुम क्वेश्चन भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अगर मजा नहीं आ रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तमन्ना दीदी सही चल रहा है अपना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई? नो सर। हमें पूरा लॉकडाउन निकालना है भाई। चलिए चलिए आगे चलते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव वाला किस पे है ये बता? पॉजिटिव वाला किस पे है माधव? हायर पोटेंशियल पे। नेगेटिव वाला किस पे है? लोअर पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रॉन किधर से मूव करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? नहीं है। एक सेकंड। तो अब देखो क्या हुआ, अब चार्ज को मूव कराने के लिए अपने पोटेंशियल चाहिए अपने को। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की अपन डिफाइन भी करेंगे। मान लेते हैं दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए और बी। तो पॉइंट ए से मुझे चार्ज मूव कराना है पॉइंट बी तक। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? आगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। कितना होता है? V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। अब इसी को यूज करके हम इसका डिफाइन बनाएंगे। ये बताओ किस किस को समझ में आ गया है? क्यू से क्या डिनोट करता है सर? क्यू से चार्ज। हाँ जी। और W से क्या हो जाएगा अपना? वर्क। V से पोटेंशियल। ओके। क्या सब लिख चुके इसको? लिख लिया सर। क्षितिज क्लियर हो गया? हो गया सर। ये आवाजें कौन कर रहा है? माधव तेरा ही माइक ऑफ है, ये ऑन है। जब जरूरत पड़े तभी ऑन कर भाई, वरना बंद कर ले इसको। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ देखो, ये होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट इज, तमन्ना दीदी अब लिखना है, मैं डिफाइन बता रहा हूं। ठीक है, ओके सर। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। It is amount of work done to move a unit positive charge. To move a unit positive, मैंने पॉजिटिव ऐसे लिखा है, आपने पूरा लिखना है। पॉजिटिव चार्ज between 2 points. between, मैंने 2 ऐसे लिखा है, आपको पूरा लिखना है between 2 points. ठीक है, it is amount of work done to move a unit positive charge between 2 points. अब इसको जरा ना इससे कंपेयर करते हैं। देखो अगर गैस करो इस Q का वैल्यू 1 हो जाए, इस Q का वैल्यू कितना हो जाए? दिस Q इक्वल्स टू 1, तो मुझे ये बताइए V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्या मैथमेटिकली सबको समझ में आ रही है ये बात? यस सर। तो मनोज दीदी समझ में आया? माधव? माधव? यस सर। ठीक है, चैट में कौन आया भाई? टर्मिनेटर। ठीक है, ये कौन घट रहा है बढ़ रहा है भाई? लक्ष्य आ रहा जा रहा है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम होएगा सर उसका। अच्छा ठीक है, चलो। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? यस सर। ठीक है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जरा देखो, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये उतना वर्क डन है जितना हमें करना पड़ेगा एक 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स।
बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. क्या आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है वंशिका दी। तो फिर से समझ लीजिए, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमें दो पॉइंट के बीच में एक कूलम के चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क लगेगा वो अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। भाई सबको क्लियर हुआ तो सब बताएंगे, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। Yes, sir. ठीक है बच्चा, तो मैं इसको रब कर दूं ना भाई? Yes, sir. सबने लिखा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए, तो इसका डिफाइन आ गया। अब मैंने सीक्वेंस बताया था आपको। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले क्या लिखना होता है माधव? Define तो मना दीदी इसके बाद, Unit. unit, वंशिका दीदी इसके बाद, device, Measuring device. मेजरिंग डिवाइस। क्षितिज भाई 1 बाय 1 सबके सबको रिपीट कर। सर डिफाइन, यूनिट और फिर मेजरिंग डिवाइस। अमनदीप अगर आप बोल सकते हो तो आप भी बोल के बताओ बच्चे। Sir, define unit measuring device. ठीक है, तो डिफाइन हम कर चुके। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका फॉर्मूला भी हमने बना लिया है ना। तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है वोल्ट। इसका यूनिट क्या होता है भाई? वोल्ट। याद रहेगा सभी को? Yes, sir. ठीक है। क्षितिज इसका मेजरिंग डिवाइस बता सकता है? सर नहीं पता। वोल्ट मीटर क्या रहेगा भाई? वोल्ट मीटर, हाँ। वोल्ट मीटर। तो सभी लिख लेंगे। तो ये तीन चीजें करने के बाद अगर जरूरत पड़े तो हमें उसका 1 एम्पियर जैसे हमने निकाला था, तो अब हम क्या भी निकाल सकते हैं? 1 वोल्ट भी निकाल सकते हैं। तो खुद सोचिए, V को 1 का बनाने के लिए W की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी? 1. और Q की वैल्यू? 1। 1, तो भाई कैसे बनेगा? V कैसे निकलेगा? इट इज 1 जूल ऑफ वर्क टू, लिखो, इट इज 1 जूल ऑफ वर्क to move a 1 coulomb charge between 2 points। मैथ्स की क्लास में सर लिख नहीं पाए शायद आज। माधव ऐसा no, हुआ? sir. हाँ? Yes, sir. अरे Yes, sir. इसका निब खत्म हो गया था यार, पता नहीं लगा नाम को। मैं था नहीं यहाँ पे, नहीं तो ठीक कर देता। चलो, इट इज 1 जूल ऑफ वर्क टू मूव ए 1 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। बात समझ में आ गया? इट इज 1 जूल ऑफ वर्क टू मूव ए 1 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो याद रहेगा भाई? तो हमने सीक्वेंस में इसको बिल्कुल बढ़िया से कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया? डिफाइन कर लिया, यूनिट कर लिया, मेजरिंग डिवाइस कर ली, फिर हमने 1 वोल्ट की डिफाइन भी कर ली। इतना समझ में आ गया सबको? क्या ये आप सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रब कर दूं अगर सबने लिख लिया तो? Yes, sir. ठीक है, तो इसके ऊपर ना क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जरा देखो, अभी हमने ना फॉर्मूला लिखा था V इक्वल्स टू कितना होता है भाई? W अपॉन में क्यों? तो ये फॉर्मूला कुछ रीअरेंज हो सकता है ऐसे। W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? QV। कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। चलिए, तो अगर आपको चार्ज दिया हो
लेट से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन पुट करता हूं, Q इक्वल्स टू 5 कूलम, कितना दे दिया मैंने आपको 5 कूलम, ठीक है, एंड V इक्वल्स टू 10 वोल्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना आएगा? 50 यूनिट्स भी बताएंगे, 9th क्लास जिसने जूल। अच्छे से, हाँ 50 जूल। ठीक है। वर्क का यूनिट क्या होता है भाई बच्चों? जूल। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब सबको ना ये कन्वर्जन याद रखना है जो मैं तुम्हें बताऊं। देखो, ये जो क्यू है, क्यू की जगह अगर इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं ई, ई लिख सकते हैं, और वी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है भाई? यही होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। सर माइनस का साइन आएगा, आगे नेगेटिव होता है सर। तो इसमें नहीं आता दीदी, वर्क डन ना नेगेटिव नहीं आएगा, स्केलर क्वांटिटी है। ओके ओके सर। स्केलर क्वांटिटीज कभी भी ना नेगेटिव नहीं आती, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसके बाद क्या आएगा? जूल। ये आपको याद रखना है, अगर कहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो और आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर जूल में दिया है और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना है तो आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इधर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर अपन लिख सकते हैं जूल, है ना। तो इधर हम मल्टीप्लाई विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और नीचे क्या लिखना होगा दीदी? वही चीज, डिवाइड, अगर अपने को इस तरफ आना है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। क्या सबको हो गया भाई? सबका हो गया तो आगे बढ़ते हैं। हो गया यस सर। सर। सबने लिखा, यस सर। Yes, sir. नोट डाउन कर लिया? ठीक है, मैं रब कर दूं? कर दो। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना पूरा हो चुका, इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करें। अगर तुम थोड़ा सा एडवांस सीखना चाहते हो तो मैं सिखा सकता हूँ, करें इसको थोड़ा सा? Yes, नो sir. सर। कोई बात नहीं, बात कर ले थोड़ा सा। W इक्वल्स टू Q इंटू V होता है, और हमें पता है I इक्वल्स टू Q बाई T होता है। तो यहां से Q बराबर कितना बन गया? IT। इसको उठा के यहां पुट करेंगे तो ये बराबर कितना बन जाएगा? W बराबर VIT, लिख लो। तो फिर से लिख आईटी देता किससे डिनोट होता है? बताता हूं। I यहाँ पे करंट है, T यहाँ पे क्या है? टाइम है। तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर वो 1 मार्क्स में आया, जैसा कि माहौल चल रहा है, अगर आपके पेपर ऑनलाइन हो जाते हैं तो वो एमसीक्यू बेस्ड हो जाएंगे। तो एमसीक्यू बेस्ड अगर होते हैं तो इस तरह का आपको क्वेश्चन बनाना पड़ सकता है, और अगर आपको क्वेश्चन बनाना पड़ा तो ये इजीली हो जाएगा, ये शॉर्टकट समझो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप आई की हेल्प से ये क्या निकाल के लाओगे, पुट करोगे, वी से मल्टीप्लाई करोगे, उसको कई स्टेप में करके दिखाना पड़ेगा ना। अगर वो पेन पेपर मोड में होता है, आपको लिख के दिखाना पड़ा तो पूरा करके दिखाना है। मतलब W बराबर क्या हुई, I इक्वल्स टू Q बाई T, क्या वो निकाल के लाओ, पुट करो, वर्क डन निकालो। समझ में आया सबको? यस सर। यहाँ तक बात बन रही है भाई? सबको समझ में आ यस रहा है? सर। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है ओहम्स लॉ। इसके बाद क्या आएगा बच्चों? इसके बाद क्या आएगा भाई? ओहम्स लॉ। क्या आएगा बच्चों? Ohm's law. ओम्स लॉ। अरे ओम्स माधव, लॉ। कोई बात,
कोई बार्बर शॉप खुला है क्या यार, बता ना भाई, मेरे को बाल बाल कटवाने हैं, यहाँ तो सब बंद चल रहा है। सोच के बताता हूँ सर। अच्छा ठीक, चल फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, तब तक आगे करते हैं। अभी जब जब समझा रहा हूँ बीच में मत बताइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, समझिए ओम्स लॉ क्या कहता है। हमने दो टर्म पढ़ी। ओम्स लॉ बेसिकली रिलेट करता है, इट विल रिलेट पोटेंशियल एंड करंट। इट विल रिलेट पोटेंशियल एंड करंट। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? Ohm's law will relate potential and current। किस किस को रिलेट करता है भाई बच्चों ये? Potential and current. पोटेंशियल एंड करंट। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया, आगे चलें? यस Yes, यस sir. सर। चलो तो देखो ये क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है। तो पोटेंशियल लॉ में समझो क्या आता है, ये क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम किसी वायर के दो किनारों को बैटरी के साथ जोड़ते हैं, लेट्स से ए और बी को, और मैं क्या करता हूं, इसके अंदर पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता हूं। मैं किसको इंक्रीज कर देता हूं भाई? पोटेंशियल को। तो सेम अमाउंट से अपना क्या इंक्रीज हो जाएगा? करंट इंक्रीज हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बात? यस सर। कि जितना मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा उतना ही क्या बढ़ जाएगा? उतना ही क्या बढ़ जाएगा? उतना ही करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट आगे सर। लिख दूं? यस सर। ठीक है, लिखो। दिस लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट potential difference between 2 points is directly proportional to between 2 points on a conductor is directly proportional to the amount of current passing through it. Amount of current passing through it. चलिए लिख लीजिए इसको। क्या सबको समझ में आया भाई? डिफाइन लिख लो बच्चों सभी। Potential difference between 2 points on a conductor is directly proportional to the amount of current passing through it. Is directly proportional to amount of current passing through it. कोई वर्ड समझ में ना आए तो मैं फिर से उसको पूरा लिख दूं। इतना सबको समझ में आ गया? यस सर। तो जिन बच्चों ने 9th क्लास में मेरे से थोड़ा एक्स्ट्रा सीखा है ना, तो मैंने उनको ना ग्राफ समझाए थे। क्या समझाए थे बच्चों? ग्राफ्स। अगर अभी भी कोई इश्यू नहीं है, जिसको नहीं आता मैं उसको हल्का सा समझा देता हूँ। एक बार के लिए इसको समझिए। ये अपना कौन सा एक्सिस है भाई? वाई। और ये अपना कौन सा एक्सिस है? एक्स। मान लेते हैं इसको। क्या सबको समझ में आ रहा है? वाई और ये कौन सा है भाई? एक्स। अगर कोई ये बोलता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्या बोल रहा है बच्चों? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x,
इसका मतलब ये है अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y भी कितना आएगा 1। अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूंगा तो y का वैल्यू भी कितना आएगा भाई 2। और अगर मैं y का वैल्यू 3 रखूंगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 3। तो इस तरीके से अगर ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2। तो अगर हम ऐसे में इसको मैच करके ऐसे ग्राफ बनाना चाहेंगे, ऐसे करके इसको ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। तो इस बात को समझिए, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो उनके बीच का ग्राफ क्या होता है भाई? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। और आप लोगों को पता है कि जैसे यहाँ पे आया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो v y एक्सिस पे, i x एक्सिस पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई? स्ट्रेट लाइन। तो ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बना के दिखाना। जब आप डिफाइन लिखोगे उसके साथ ही आपको ये भी बनाना पड़ेगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? यस सर। आ गया सर। क्या इसमें कोई दिक्कत है भाई? नो सर। ठीक है। अब आप लोगों को एक बात पता है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटानी होती है, क्या हटाना होता है बच्चों? प्रोपोर्शनैलिटी। तो वहां पे क्या लगता है? एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा r। क्या करेगा भाई? r। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे v इक्वल्स टू आई आर। क्या लिख देंगे भाई? v इक्वल्स टू आई आर। मतलब r मैंने आगे नहीं लगाया, थोड़ा पीछे लिख दिया क्योंकि लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे। ठीक है, तो v इक्वल्स टू क्या होता है भाई? आई आर। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। क्या इसमें कोई Yes, दिक्कत sir. है भाई किसी को? तो V यहाँ पे क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। I यहाँ पे क्या हो गया? करंट हो गया। और R यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा बच्चों? रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में भी अभी अपन पढ़ेंगे पूरा। तो क्या ओम्स लॉ में किसी को दिक्कत है? ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी कंडक्टर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जितना उससे करंट ज्यादा फ्लो करेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो उसके बाद हमने इसका क्या कर लिया? उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया भाई? हमने इसका ग्राफ बनाया। तो क्या आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. क्या मैं आपको सभी टाइप के ग्राफ समझाऊं? चलो अभी के लिए इसको करते हैं, इसको थोड़ा डेप्थ पे करते हैं। ठीक है, मतलब ये ग्राफ है ना, जो थोड़ा सा इसको डेप्थ पे कर लेते हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, मैंने ये समझाया कि ये अगर तुम्हारा y एक्सिस है ना, और ये तुम्हारा x एक्सिस है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें ना एक टर्म आती है स्लोप। दो बातें आती है जब कभी भी कोई ग्राफ बनता है ना बच्चों, तो आपको याद रखना है उस ग्राफ में दो बातें आएंगी। एक आएगा स्लोप, एक आएगा एरिया अंडर द ग्राफ। क्या आएगा बच्चों? एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपको ये दो ग्राफ। बातें ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जरूरत आपको +1 और +2 में भी पड़ेगा, इनकेस अगर आप साइंस में आते हो। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, कांस्टेंट लगाया, तो ये बन गया y इक्वल्स टू mx। समझ में आया बच्चों? तो यहां से m कितना बन गया भाई? m बन गया y बाय x। क्या बन गया भाई? y बाय x। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m इक्वल्स टू बन गया y बाय x। तो जरा देखते हैं ये किसके बराबर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इस डायग्राम को देख के तुम्हें ये लग रहा है यहाँ पे बच्चों, जो ये बना हुआ है ये y है, तो मैं इसको अगर पैरेलली शिफ्ट करूं तो इसको भी मैं y मान सकता हूँ, इस वाले को। ये y है तो ये भी क्या है भाई? y। क्या सब एग्री कर रहे हैं इससे? सबको पता है ये? Yes, sir. ठीक है, ये Yes, y है तो sir. ये भी y है, और इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। इसको क्या मान लेता हूँ बच्चों में? थीटा। तो मुझे ये बताओ y बाय x क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर बाय में बेस। क्या बन रहा है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय में बेस। ट्रिग्नोमेट्री कितने बच्चों को हो चुका है आप लोगों में से? क्या बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आता है या नहीं आता है? नहीं हुआ तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, tan थीटा हो जाएगा सर, ये tan थीटा। हाँ tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस।
देखो ये ऐसे होता है, अगर किसी को नहीं आता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, ठीक। ये वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, जो थीटा के सामने होता है इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर या अपोजिट, जो थीटा से नीचे होता है इसको अपन बोलते हैं बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये जो रेशियो बन रहे हैं देखो, परपेंडिकुलर के बारे में हाइपोटेन्यूज करेंगे तो बनेगा साइन, बेस के बारे में हाइपोटेन्यूज करेंगे तो बनेगा कोस, और परपेंडिकुलर बारे में बेस कर दिया तो बनेगा टेन। क्या सबको समझ में आ गया? यस सर। वंशिका दीदी और तमन्ना? Yes, sir. इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं बच्चों। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इसकी जो रेशियो होगी ना, इन साइड्स की रेशियो कर सकते हैं हम आपस में। तो ये रेशियो 6 तरीके से हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ 3 की है, इन 3 की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, मतलब अगर y बाय में h करते ना हम, तो अपना साइन थीटा बनता, और अगर मैं b बाय में h करता हूं तो मेरा कोस थीटा बनता, और अगर मैं p बाय में b करता हूं, परपेंडिकुलर बाय में बेस करता हूं, तो टेन थीटा बनता है। तो देखो बच्चों, y बाय में x किया तो मेरा टेन थीटा बन गया। तो m बराबर होता है y बाय x और बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है बच्चों? m बराबर y बाय x इक्वल्स टू टेन थीटा। मैं फिर से लिख देता हूं, m बराबर y बाय x इक्वल्स टू टेन थीटा। तो बच्चों गैस करो, माधव, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का थोड़ा सा भी इसमें आपको नॉलेज आया हो, सर ने अगर आपको टेबल समझाई हो, टेबल अगर अभी नहीं समझाई तो कोई ऐसी बात नहीं, आप सीख जाओगे सभी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए सबको, जिसमें 0, 30, 45, 60, 90 इन सब एंगल्स की वैल्यू दी होती है। तो यहाँ पे कोई एंगल दिया होगा जिसमें 0 दिया हो सकता है, 30 दिया हो सकता है, 45 दिया हो सकता है, 60 और 90, यही अपने पास 5 एंगल होते हैं। इनमें से कोई दिया होगा, उसकी वैल्यू दी होगी, तो आप y और x को निकाल पाओगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चों? हो सकता। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा रेडी रहना है। देखो, उन बच्चों को थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा होगा, उन बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। क्या सभी को ट्रिग्नोमेट्री आता है ऑलमोस्ट? No, sir. तो दीदी जितना मैंने बताया वो आया? सर Yes, कल sir. दोबारा क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की शुरू से। चलो कोई बात नहीं, एक बार वहां पे भी कर लेना। और जिन बच्चों को नहीं पता लगा, ये टेन थीटा वाला तो पता लग गया होगा बच्चों सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, इतना समझ लो कि टेन थीटा कैसे बनता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो स्लोप हमेशा, अब मैं इसको क्लियर कर दूं, सबने लिखा हो तो क्लियर कर दें? कर दो सर। सबने लिखा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सभी बच्चे लिख चुके हैं तो मैं इसको रब करता हूं। बच्चों लिख दिया? वंशिका और तमन्ना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलो बच्चों मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। तो अभी जरा ध्यान से समझो, हमने दो बातें समझनी थी, स्लोप और दूसरा समझना था एरिया अंडर द ग्राफ। तो देखो बच्चों, ये y था और ये x था, है ना? तो और ये ग्राफ ऐसे आ गया था। तो हमारा स्लोप हो गया m बराबर हो गया y बाय x और बराबर हो गया टेन थीटा। तो बच्चे ये अपना होता है स्लोप। ये अपना क्या होता है भाई? स्लोप। याद रहेगा, रेशो करने पे स्लोप मिलता है। रेशो करने पे क्या मिलता है बच्चों? स्लोप। और अगर मैं y को मल्टीप्लाई कर दूं x से, तो वो मुझे मिल जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ होगा y इंटू में x। बस दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर रेशो करेंगे तो स्लोप मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? एरिया अंडर द ग्राफ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो, एरिया अंडर द ग्राफ बराबर हो गया y इंटू में x। यहां तक सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. तो अभी जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको अपन इस इक्वेशन को कंपेयर करें, हमने जो ये बनी हुई है, इधर हमने v रखा, इधर हमने i रखा, और ये हमारा स्लोप है। तो ध्यान से देखिए, v इक्वल्स टू आई आर था, है ना? ये मैंने y एक्सिस पे रख दिया, i को मैंने x पे रख दिया। बचा हुआ क्या हो गया भाई? बचा हुआ क्या हो गया बच्चों? m हो गया कि नहीं हो गया? समझ नहीं पाए? mx आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। xm भी लिख सकते हो, mx भी लिख सकते हो। मुझे लग रहा है क्लैरिटी नहीं आ रही है सबको। ओके सर। बच्चों सबको आ गया क्लैरिटी सर। आ रही है?
सबको आ रही है? Yes, sir. ठीक है, सर तो एक जरा बार देखो। रिपीट कर दो। अच्छा वंशिका दीदी मैं अभी करता हूँ। मैंने ये बोला कि देख दीदी मैंने इसको y पे रख दिया, v इक्वल्स टू आई आ रहा है, तो ये y पे रखा गया, i x पे रखा गया, तो बचा हुआ m होगा कि नहीं होगा? यस Yes, सर। sir. है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं, तो अगर हम यहां से बनाने जाएंगे तो m बराबर r बराबर v बाय i बराबर tan थीटा बन सकता है कि नहीं बन सकता भाई? यस सर। तो ये हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में काम आएगा। ओके सर। ठीक है, अगर इस लेवल पे ओके सर। इस लेवल पे आपके स्कूल में पूछा गया या किसी अच्छे एग्जाम में हो सकता है सीबीएसई पूछ ले इस लेवल पे, तो बच्चों आ सकता है। ठीक है भाई, वैसे थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, तुम्हारे पास तो यही पूछते हैं, मतलब ज्यादातर तो यही फॉर्मूला आता रहता है, v इक्वल्स टू आई आर, v इक्वल्स टू आई आर, v इक्वल्स टू आई आर, बस। तो यहाँ से बार बार आता रहता है। तो इतना आ गया तो अपना ओम्स लॉ कंप्लीट हो गया, फिर इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। आ गया तो आगे चले, Yes, sir. चलिए इससे आगे चलते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। तो बच्चों अब इसमें एक टर्म आई है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? रेजिस्टेंस। अब मुझे वो सीक्वेंस बताओ जो हमने बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले डिफाइन फिर क्या होगा? Unit. फिर Unit. मेजरिंग डिवाइस, और फिर क्या होगा? अगर स्पेशल केस बन सकता है तो वो भी बना के देखना है, जैसे 1 वोल्ट 1 एम्पियर ये सब, है ना? तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से समझो। इसका नाम ही कुछ बता रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब तुम क्या समझते हो, रोजमर्रा में सुनते हो तो क्या होता है इसका मतलब? रुकावट। अगर कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है बच्चों। ठीक है, बच्चों यहां तक बात समझ में आ रही है? तो इस फ्लो को जो ओपोजिशन मिलेगा, इस फ्लो को क्या मिलेगा? जो अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन जो इसको मिलेगा उसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो लिखो अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है बच्चों, थोड़ा देख लेना भाई। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट is known as resistance, is known as resistance। बच्चों ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? Yes, sir. Opposition offered by the conductor to flow of electron through it is known as resistance। क्या आप इसको लिख लेंगे? लिख लिया यस sir. सर। मैं इसको रब कर दूं? Yes, sir. ठीक है, अब रेजिस्टेंस का ना फॉर्मूला होता है बेसिकली, ध्यान से समझो। अब रेजिस्टेंस का डिफाइन लिख लिया, उसके बाद मुझे ये बताओ यूनिट्स। यूनिट क्या होगा भाई इसका? इसका यूनिट होता है ओहम। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? ओहम। क्या यूनिट होता है भाई इसका? ओहम। ओहम. इसका कोई मेजरिंग डिवाइस नहीं होता, लेकिन एक एडजस्टेबल डिवाइस होता है। उस डिवाइस का नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ, रियोस्टेट। क्या होता है भाई? रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब आप इसको यूज कर लो रियोस्टेट को। आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो 5 का दे देगा, 10 का चाहिए तो 10 का दे देगा, 15 का चाहिए तो 15 ओम का दे देगा। तो जहां कहीं भी मुझे ऐसे सर्किट, कोई भी सर्किट हो जिसमें मुझे वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करनी हो, तो अपन किसको यूज करते हैं भाई? रियोस्टेट को। बच्चों किसको यूज करते हैं अपन? रियोस्टेट।
यहां तक सबको समझ में आ गया? बच्चों क्या सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसके ना फैक्टर पढ़ लेते हैं बस थोड़ा सा, कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों। कितने पे डिपेंड करता है भाई? दो। वो कैसे बनेंगे अभी जरा देखते हैं। R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A। अगर आप एक बहुत लंबा वायर लेते हो, मतलब एक लंबा वायर ले रहे हो, एक छोटा वायर ले रहे हो, तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा और कम वाले का क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के। जितना लंबा वायर उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। उसके बाद अगर आप एक मोटा वायर ले रहे हो और एक पतला वायर ले रहे हो, तो मोटे वाले का रेजिस्टेंस कम होगा, पतले वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। तो आप जब घर पे अपने ना कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सामान है उसके अंदर जो वायर लगी होती है ना, कई बार देखते हो उसमें ना मोटी वायर लगी होती है। तो मोटी वायर लगाने का पर्पज ये होता है कि रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम मिले। ऐसा नहीं होता ना वो बिल्कुल पतली वायर यूज कर दे कि सिंगल ऐसे बिल्कुल पतली सी। वो थोड़ा सा आपने देखा होगा उसमें ना 3, 4, 5, 10 आपस में वायर है ना एक दूसरे के ऊपर वाइंड हुई होती हैं। वाइंड मतलब गुच्छा बना होता है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे बहुत सारी वायर्स लगी होती है। तो वो इसलिए लगाई जाती है कि रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम ऑफर करे। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात? यस सर। Yes. ठीक है, तो जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L बाय A के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L बाय A के। क्या इसमें कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L बाय A के। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैंने तुम्हें बताया अभी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लग जाएगा रोहो। क्या लग जाएगा भाई? तो फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल्स टू रोहो L बाय A। इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे समझा देता हूं। बस 5 मिनट और लूंगा बच्चों, फिर फ्री कर रहे हैं। R इक्वल्स टू रोहो L बाय A। सबको समझ में आ गया? सर इसमें जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होएगी? इसकी दीदी कोई वैल्यू नहीं होती, ये हमने मानना है रोहो। ये इसके बारे में ही बात करना है बस। अभी इसी के बारे में बताने के लिए 5 मिनट ले रहा हूं। इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? रब कर दूं? यस सर। ओके, तो देखो होता क्या है, R इक्वल्स टू रोहो L बाय A। L से लेंथ हो गया, A से एरिया हो गया, R से रेजिस्टेंस हो गया। ये रोहो होता है रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है बच्चों? जो रेजिस्टेंस है वो एक कंडक्टर ऑफर करता है, रेजिस्टिविटी सभी मटेरियल करते हैं। ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। मतलब अगर मैं बात करूं सिल्वर की तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन अगर मैं बात करूं वुड की तो वो एक बैड कंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी मुझे बताती है कि आप जैसा मटेरियल लोगे वैसी रेजिस्टेंस ऑफर होगी। बात समझ में आ रहा है रेजिस्टिविटी क्या है बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना एरिया पे, ये याद रखना। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक बार क्वेश्चन आया था कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, वो मान लेते हैं सिल्वर की है, तो मैंने क्या किया, उसका लेंथ कर दिया डबल और एरिया कर दिया हाफ। तो ये बताओ रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी? पहले रेजिस्टिविटी रोहो थी, अब भी रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी बच्चों? रोहो रहेगी, क्योंकि वो एल और एरिया पे डिपेंड
नहीं करती, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। मतलब अगर इस क्वेश्चन को वो बदल के ऐसे दे देता कि पहले मैंने सिल्वर यूज किया, अब मैं गोल्ड यूज कर रहा हूं, तो यहाँ रेजिस्टिविटी रोह 1 थी, तो यहाँ कितनी आएगी, क्या रोह 1 आएगी या रोह डैश आएगी, रोह डैश 1। ये रोह 1 आ गई सेम, रोह डैश 1 आ गई अलग, तो ये वाली आएगी क्योंकि मटेरियल चेंज हो गया। यहाँ पे मटेरियल चेंज नहीं हुआ, पहले भी वायर सिल्वर की थी, अब भी वायर किसकी है, सिल्वर की है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या रही, सेम। यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होगी बच्चों, चेंज। क्या आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। सबको क्लियर हो गया भाई? यस सर। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, सर्किट सॉल्व करना सिखाऊंगा, और उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के बाद, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो मोर और लेस मैंने 2 या 3 लेक्चर लिए हैं, जिसमें एक लेक्चर तो मैंने 2 बार रिपीट किया, शायद 2 बार भी किया या 3 बार किया शायद। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, अब मैं मीटिंग एंड कर देता हूं बच्चों।